जी राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उनके संस्थापक कौन थे और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो उतने भी पॉइंट थे उन सभी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी हमारे तथ्य, जितने भी जो एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो और भी जो शासक रहे थे, महत्वपूर्ण शासक जो भी थे, उनके बारे में जो भी पॉइंट हमारे बन सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार रिवाइंड करा देते हैं थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य हमारा, इसका जो समय काल है दोस्तों क्या है, लगभग क्या है 322 बीसी से 184 बीसी, यानी कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व में क्या है इसका समय काल है टोटल। यानी कि जितने भी शासक रहे हैं इसमें उनका जो लगभग समय काल जो आता है वो कितना है दोस्तों, वो है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के आसपास क्या है इसका समय काल है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसमें शासक कौन कौन से हैं दोस्तों। जो इसमें हमारे शासक हैं सर्वप्रथम कौन से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले शासक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। दूसरे शासक कौन हो गए दोस्तों, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे, इन्हीं के पुत्र थे, यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे वो कौन थे, बृहदत्त थे दोस्तों। तो यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं उनसे संबंधित हम सारे क्वेश्चन और उनके पॉइंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद हम देखते हैं बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार जो शासक थे उनके संबंधित क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम दोस्तों मैं बताना चाहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो बिंदुसार थे ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी कि इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने जो दोस्तों मगध की जो गद्दी संभाली थी, यानी कि मगध का साम्राज्य मैंने आपको बता ही दिया था। लगभग क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि बिहार जो राज्य था, लगभग क्या पूरा ये बिहार राज्य है, ये हमारा क्या पूरा मगध साम्राज्य था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या लगभग क्या पूरे उत्तर भारत में ही अपने पूरा मतलब क्या लगभग इनकी जो अपनी सेना से पूरे भारत में ही सिंहासन स्थापन कर लिया था। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र तक, और यहाँ से लेकर गुजरात तक, यानी कि लगभग क्या अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा जो उत्तर भारत था यहाँ पर इनका साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य का। तो जिसमें से क्या है मगध साम्राज्य क्या था, मगध साम्राज्य हमारा क्या है बिहार साम्राज्य में था। तो दोस्तों बिहार जो राज्य है उसमें क्या लगभग पूरे बिहार राज्य में मगध साम्राज्य का विस्तार था। तो वहां की गद्दी पे बैठे थे, मगध की गद्दी पे 298 बीसी, यानी कि 298 ईसा पूर्व में बैठे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। इन्हें दोस्तों क्या है अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। उसका मतलब क्या होता है अमित्रघात का, यानी कि शत्रुओं का विनाशक, यानी कि शत्रु विनाशक कहते हैं, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके पश्चात जो दोस्तों बिंदुसार थे ये क्या थे दोस्तों, आजीविक संप्रदाय, यानी कि ये क्या आजीविक संप्रदाय को मानते थे। जैसे कि जो भी जितने भी शासक रहे हैं वो किसी न किसी धर्म को मानते थे, यानी कि कोई शासक बौद्ध धर्म को मानता था तो कोई जैन धर्म का अनुयायी था। तो ऐसे ही दोस्तों जो बिंदुसार थे ये क्या थे, आजीविक संप्रदाय था उस समय का, उसके अनुयायी थे। और जो आजीविक संप्रदाय की स्थापना करी थी वो किन्होंने की थी, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी। वो की थी दोस्तों मक्खली पुत्र गोसाल, यानी कि नाम है उनका मक्खली पुत्र गोसाल। इन्होंने क्या है आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है, यानी कि जो वायु पुराण है, यानी कि मैंने आपको 18 पुराणों के बारे में बताया था, यानी कि जो वायु पुराण है उसमें क्या है बिंदुसार को क्या है भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक बौद्ध विद्वान तारानाथ, यानी कि एक विद्वान थे, बौद्ध विद्वान थे तारानाथ, उन्होंने दोस्तों क्या है बिंदुसार को क्या है 16 राज्यों का विजेता बताया। यानी कि उस समय में इन्होंने अपने शासनकाल में 16 राज्यों पे आक्रमण किया और उनको विजय प्राप्त की उन पर। यानी कि 16 राज्य लगभग क्या जितने 16 राज्यों पे इन्होंने क्या अपना शासन स्थापित किया था। उसके पश्चात दोस्तों
इनके समय में दोस्तों एक कार्य भी हुआ था जिसकी हमें जानकारी मिलती है। वो कार्य क्या था दोस्तों, इनके समय में दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तक्षशिला कहां पर है दोस्तों, आज के समय में दोस्तों पाकिस्तान में, यानी कि यहां पर है तक्षशिला, और ये क्या है दोस्तों, पाकिस्तान है। आज के समय में क्या है, पाकिस्तान। मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा। पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर इनके समय में क्या विद्रोह हुआ था, मैंने आपको बताया ना कि लगभग क्या है पूरे भारत पे क्या है मौर्य साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। तो इनके समय में दोस्तों जब बिंदुसार थे तो यह तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों, विद्रोह का कारण यह था कि वहां पर जो अधिकारी थे उनका क्या जनता के प्रति दुर्व्यवहार था। यानी कि अगर वो उनसे किसानों से कर वसूल रहे हैं या कोई भी कर लगा रहे हैं तो उनका क्या दुर्व्यवहार था, यानी कि वो किसी भी आदमी से काफी अपशब्द बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। तो उस दुर्व्यवहार के कारण वहां की जनता ने क्या है उनका क्या है बहिष्कार करना चालू कर दिया। तो वहां पे क्या एक तरीके से माहौल हो गया, वहां पर काफी बिगड़ गया। तो उस वहां पर क्या थोड़ा सा दोस्तों इनके समय में क्या है वहां पर विद्रोह हो गया था। तो इन्होंने क्या विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने क्या करा, विद्रोह को दबाने के लिए क्या करा, अपने जो दरबार में इनके सुशीम थे यानी कि सुशीम मंत्री थे उनको भेजा। कहां पर, यहीं पर पाकिस्तान तक्षशिला में भेजा। लेकिन जब सुशीम वहां पर गए तो वहां पर की जनता क्या है ज्यादा ही रुष्ट थी। तो इन्होंने क्या इनके कंट्रोल में नहीं आया, इन्होंने उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये वापस मगध में आए, फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि भाई वहां पर जनता को ज्यादा ही रुष्ट है। तो इन्होंने क्या अपने पुत्र अशोक यानी कि बिंदुसार ने क्या करा था दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र अशोक, फिर अशोक को इन्होंने भेजा, अशोक और सुशील दोनों को वहां पर भेजा कि आप वहां जाके देखो क्या दिक्कत है। तो इन्होंने क्या वहां पर जाकर विद्रोह को दबाया। और दोस्तों जब एक इनके दोस्तों पिंगल वत्स, एक इसमें ये भी है पिंगल वत्स यानी कि एक विद्वान थे आजीविका संप्रदाय के, यानी कि इन्होंने तो स्थापना करी थी मक्किली पुत्र गोसाल ने। उसके बाद इसके जो संप्रदाय थे एक विद्वान थे पिंगल वत्स, वो इनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में, बिंदुसार। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पिंगल वत्स किनके दरबार में थे, तो वो क्वेश्चन है किनके दरबार में थे, बिंदुसार के दरबार में प्रेजेंट थे। कौन, पिंगल वत्स। दोस्तों मैंने आपको बताई दिया तक्षशिला विद्रोह का कारण क्या था, जो अधिकारी थे उनका दुर्व्यवहार था। बिंदुसार की मृत्यु के दौरान यानी कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो जो अशोक था यानी कि एमपी उज्जैन में क्या है दोस्तों गवर्नर था। एमपी कहां पर है, एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है एमपी। तो यहाँ के गवर्नर थे कौन, अशोक गवर्नर थे। कब, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, यानी कि इनके पिता की जब मृत्यु हुई बिंदुसार की, तो एमपी थे कौन, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है ये गवर्नर थे अशोक उस समय में। उसके बाद दोस्तों चाणक्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके जो गुरु थे चाणक्य, इन्होंने क्या 3 मौर्य राजाओं का संचालन किया दोस्तों। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के 3 राजा आए उनको इन्होंने मार्गदर्शन किया, किन्होंने, चाणक्य ने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार से संबंधित जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको उस बारे में बता दिया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अशोक, यानी कि दोस्तों जो हमारे जितने भी प्राचीन हिंदू शासक रहे हैं उसमें सबसे शाली यानी कि इनका जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, वो अशोक ही थे दोस्तों। क्योंकि अशोक के बारे में आपने काफी सारी कहानियां भी सुनी होंगी दोस्तों। तो यही जो अशोक थे काफी महत्वपूर्ण थे और इन्होंने क्या है काफी सारे अपने बुद्धिमत्ता और शक्तिशाली सेना के आधार पर क्या है लगभग क्या है पूरे भारत में अपना अधिकार स्थापित किया था इन्होंने दोस्तों। तो दोस्तों इनसे संबंधित हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है हम देख लेते हैं दोस्तों। जो दोस्तों अशोक थे ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक इनको माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अभिलेखों में इन्हें क्या है ना देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि जो अभिलेख लिखे गए हैं इन्होंने क्या है अभिलेख लिखने की जो शुरुआत करी थी वो भारत में जो करी थी वो इन्होंने की थी, अशोक ने ही। क्योंकि जो अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उन्होंने मैंने आपको बताया था अभिलेख जो पत्थरों को गोद कर और छेने तीड़े से खोद कर उन पर जो सूचनाएं लिखी जाती हैं किसी भी राजा से संबंधित, उनकी अच्छाइयां बुराइयां जो भी उनकी सूचनाएं लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं दोस्तों। तो अभिलेख में क्या है दोस्तों, अभिलेखों में इन्हें क्या है देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। उसके बाद पुराणों में इनको क्या अशोक को क्या अशोक वर्धन नाम से भी जाना जाता है। और अशोक ने दोस्तों कई कार्य किए थे जिनकी वजह से इनको याद किया जाता है। अशोक ने दोस्तों कश्मीर में श्रीनगर बसाया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्या जम्मू और कश्मीर है, यानी कि JNK जम्मू एंड कश्मीर है हमारा। तो जम्मू और कश्मीर में इन्होंने क्या दोस्तों श्रीनगर
श्रीनगर जो बसाया था, शहर बसाया था, वो किन्होंने बसाया था? वो सम्राट अशोक ने ही बसाया था। उसके बाद दोस्तों अशोक से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कब इन्होंने राज्याभिषेक, इनका कब राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों देख लेते हैं। जो अशोक का जन्म हुआ था दोस्तों 304 ईसा पूर्व, यानी कि अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, बीसी में। उसके बाद दोस्तों राज्याभिषेक हुआ इनका कब? 259 ईस्वी में, 259 ईसा पूर्व में, यानी कि 259 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद कलिंग विजय, कलिंग विजय दोस्तों 261 बीसी में, यानी कि कलिंग विजय का इसमें बहुत इनका जिक्र आता है, क्योंकि जो ये एकमात्र शासक थे जिन्होंने क्या कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। दोस्तों कलिंग कहां पर है मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहाँ पर दोस्तों हमारा उड़ीसा साम्राज्य, उड़ीसा राज्य है, यानी कि लगभग क्या पूरा उड़ीसा राज्य, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी आता है और थोड़ा बहुत एमपी का भी, मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आता है दोस्तों। तो जो कलिंग साम्राज्य था हमारा दोस्तों लगभग क्या उड़ीसा राज्य में था, संपूर्ण मतलब लगभग क्या संपूर्ण उड़ीसा राज्य में ये था दोस्तों। उस समय का क्या सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कलिंग को माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि इनपे क्या है हाथियों की बहुत बड़ी विशाल सेना थी, जो कि आगे युद्ध में, जो कि युद्ध में क्या है काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो कलिंग साम्राज्य क्या था उस समय का? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। तो उसको उस पर विजय प्राप्त करना क्या है बहुत आसान नहीं था। तो उस पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, किसने? 261 बीसी में अशोक ने विजय प्राप्त की थी। तो उसका जो कलिंग विजय कब की थी? 261 बीसी में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 232 बीसी में। बीसी में दोस्तों आप समझ रहे होंगे 304 से 259, 259 से 261। इसमें क्या है दोस्तों, बीसी में क्या है जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो समय क्या बढ़ता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो उसके बाद दोस्तों कलिंग पर 261 बीसी में किसका शासन था? नंदराज का शासन था, यानी कि 261 बीसी में यहाँ पर कलिंग पर क्या है नंदराज, यानी कि नंदराज शासक थे, उनका शासन था। और कलिंग क्या दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय क्या जितने भी शासक थे उन पे क्या हाथियों की जो सेना थी बहुत कम थी। तो जो कलिंग था उस पे क्या है हाथियों की बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इसलिए क्या है वो किसी भी शासक से हार नहीं मानते थे। उसके बाद दोस्तों अशोक का 13वां अभिलेख, अशोक ने दोस्तों क्या 14 अभिलेख लिखे थे कुल मिला के। तो अभिलेखों को लिखना था, अभिलेखों पर इन्होंने अपनी जानकारियां लिखी। उसमें जो 13वां अभिलेख है वो किससे दोस्तों? कलिंग विजय से संबंधित है। इन्होंने क्या है कलिंग में विजय प्राप्त की थी, वहां इन्होंने दोस्तों क्या काफी नरसंहार किया था, यानी कि लगभग क्या है इन्होंने जब कलिंग पे विजय प्राप्त की, जो वहां की सेना थी, तो इन्होंने क्या पूरी सेना का विध्वंस कर दिया था। वहां के जितने भी सैनिक थे, इन्होंने इस डर से कि मेरा कोई विद्रोह ना कर दे, इन्होंने क्या है जितने भी वहां के सैनिक थे सबों की हत्या करवा दी थी। तो इन्होंने क्या बहुत ही भयंकर नरसंहार किया था उस समय में। तो इसीलिए कलिंग विजय का दोस्तों इतिहास में बहुत वर्णन मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कलिंग की राजधानी उस समय की क्या थी। कलिंग की राजधानी थी तौसली, यानी कि जो कलिंग साम्राज्य है उड़ीसा में, इसकी राजधानी क्या थी? तौसली। एक क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। उसके बाद अशोक ने दोस्तों जब नरसंहार को देखा, यानी कि जब कलिंग के नरसंहार को देखा, तो इसका क्या हृदय परिवर्तन हो गया। इसने क्या है दोस्तों भेरी घोष, ये क्या है पहले दोस्तों भेरी घोष को अपनाते थे, यानी कि भेरी घोष का मतलब क्या होता है? शत्रुता, यानी कि उसको मानता था। इसने फिर उसको क्या है जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसने क्या भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को, यानी कि धम्म घोष को अपनाया, यानी कि जो ये क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो धम्म घोष को अपनाया। उसके बाद दोस्तों अशोक से संबंधित काफी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अशोक से संबंधित हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अशोक क्या था दोस्तों? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो अशोक था क्या है बौद्ध धर्म को मानता था। और इनको क्या था दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा किन्होंने दी, मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी किन्होंने बनाया अशोक को? वो बनाया था दोस्तों उपगुप्त, यानी कि उपगुप्त थे, बौद्ध धर्म भिक्षु थे। उन्होंने क्या है बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया किनको? अशोक को। तो अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था? लुम्बिनी नेपाल को क्या है धार्मिक करों से मुक्त किया था। नेपाल कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर हमारा नेपाल पड़ता है, भारत का जो पड़ोसी राज्य नेपाल है, वहां को क्या है दोस्तों वहां पर भी क्या है इनका ही शासन काल था, किनका? अशोक सम्राट का। तो वहां पर क्या है इन्होंने दोस्तों नेपाल को लुम्बिनी क्या है दोस्तों जहां पर क्या है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वही स्थान है नेपाल। नेपाल के लुम्बिनी में इसको क्या है दोस्तों उन्होंने क्या धार्मिक करों से मुक्त कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक प्रक्रिया करता है या कोई भी क्रिया करता है तो उसपे क्या उसको किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना था, यानी कि किसी भी प्रकार का आज के समय में कहें तो कोई टैक्स नहीं देना था। तो उसके बाद दोस्तों अशोक की पत्नी थी, अशोक की यार कई सारी पत्नियां थी, उसमें क्या दोस्तों एक थी असंधि मित्रा, दूसरी थी कारुआ की,
कारुबाकी का एक पुत्र था, वो कौन सा था दोस्तों? तीवर। तीवर पुत्र था अशोक का ही। उसके बाद इनकी एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम क्या था? नागदेवी। नागदेवी इनकी अन्य अन्य पत्नी थी। उनसे इनके दो पुत्र, एक पुत्र था एक पुत्री थी। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? महेंद्र। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। दोस्तों इन्होंने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां पर भेजा था दोस्तों? श्रीलंका भेजा था। यानी कि मैं आपको एक बार मैप से बता देता हूं दोस्तों, लगभग क्या है, यहाँ पर तो हमारा पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है, इनका मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो इन्होंने क्या किया था? अशोक ने यहाँ से मगध साम्राज्य से क्या है, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को क्या कहा था दोस्तों? श्रीलंका भेजा था। यानी कि यहाँ से इन्होंने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ये हमारा क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका देश है, यहाँ पर भेजा था धर्म और धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। यानी कि उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार के प्रसार के लिए उन्होंने दोनों पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अशोक के शिलालेख। यानी कि दोस्तों जो भारत में शिलालेख यानी कि पत्थरों पर जो सूचनाएं लिखी जाती हैं किसी भी शासक के संबंधित, तो उनको लिखने का प्रारंभ किसने किया था? वो सम्राट अशोक ने किया था। यानी कि सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या है, पत्थरों पर सूचना लिखना प्रारंभ किया था, जिन्हें क्या शिलालेख कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनके शिलालेख कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक गुजरा शिलालेख है। गुजरा कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। दोस्तों मध्य प्रदेश कहाँ है हमारा? यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ से क्या है? गुजरा अभिलेख मिला है। उसके बाद शिलालेख मास्की, नैतुर, उदयगोलम। मास्की, नैतुर, उदयगोलम, ये तीनों कहां से मिले दोस्तों? तीनों मिले कर्नाटका से। कर्नाटका कहाँ है दोस्तों हमारा? यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे हमारा क्या दोस्तों? कर्नाटक राज्य आता है। तो यानी कि कर्नाटक राज्य से कहां से मिले हैं? मास्की, नैतुर, उदयगोलम। इसमें दोस्तों एक चीज ये भी है, जो मास्की, नैतुर, उदयगोलम तीनों जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख मिले हैं, इसमें क्या है दोस्तों? अशोक शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी मैंने आपको बताया था पिछली मतलब इसी वीडियो में कि इनको क्या है, पुराणों में क्या है, अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। बाकी शिलालेखों में प्रियदर्शनी ऐसे करके मतलब जो नाम थे उन नाम से इनको जाना जाता था। और जबकि ये जो तीनों अभिलेख है, शिलालेख है, मास्की, नैतुर, उदयगोलम, इसमें क्या है, इनको अशोक शब्द का यानी कि अशोक शब्द का प्रयोग किया गया है अशोक के लिए। उसके बाद दोस्तों इनका सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख यानी कि स्तंभ अभिलेख कौन सा हो गया दोस्तों? जो क्या बड़े बड़े स्तंभ के समान पत्थर ऊंचे होते हैं उन पर जो लिखते हैं, तो सबसे जो लंबा स्तंभ लेख था वो कौन सा? प्रभु। वो कहां से मिला है दोस्तों? राजस्थान से। राजस्थान हमारा कहाँ है दोस्तों? यानी कि ये जो यहाँ पर ये जो राज्य आता है ये हमारा क्या है दोस्तों? राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान राज्य है, तो वहां से हमें प्राप्त किया प्रभु अभिलेख है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया। सबसे जो लंबा स्तंभ अभिलेख है वो कौन सा है? वो प्रभु है। कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। उसके बाद अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों, जो अशोक के शिलालेख मतलब शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है कोई उस पर सूचना लिखना। तो शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखना, उसको हम कहते हैं शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख थे उसको क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग है मैं आपको बता देता हूँ। एक है दोस्तों शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया। यानी कि शिला का मतलब हो गया पत्थर और उस पर लेख का मतलब हो गया लिखना, यानी कि पत्थर पर कोई सूचना लिखना, उसको क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। दूसरा है हमारा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब हो गया दोस्तों जो स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर होते हैं, यानी कि जो चट्टाने होती हैं, जो स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर होते हैं, चट्टान होती है, उन पर जो सूचना लिखी जाती है उनको कहते हैं स्तंभ लेख। उसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों? गुहालेख। यानी कि गुहालेख है कि दोस्तों जो गुफाएं होती थी ना, यानी कि जो पहाड़ी चट्टानें होती थी वहां पे क्या है, चट्टानों की जो चट्टान टूट जाती थी तो गुफा बन जाती थी, यानी कि वहां पर जो लेख लिखे जाते थे पत्थरों पर उनको क्या कहा गया है? गुहालेख कहा गया है दोस्तों। जो अशोक के शिलालेख की खोज यानी कि इन्होंने जितने भी शिलालेख लिखे थे दोस्तों, लगभग क्या है भारत में भी, पूरे भारत में और भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफी नेपाल, यानी कि काफी जगहों पे इन्होंने क्या है शिलालेख लिखे हैं। उनकी क्या है दोस्तों, कई जो वो वहां पर कई भारतीय यात्री आए, विदेशी यात्री आए, उन्होंने क्या काफी यात्रियों ने रिसर्च करी, खोज करी, तो जब जाके क्या इनके शिलालेखों की हमें खोज प्राप्त हुई। उसके बाद दोस्तों जो इसमें शिलालेखों की जो खोज थी वो किन्होंने की? सर्वप्रथम वो की थी 1750 ईस्वी में, यानी कि 1750 ईस्वी में। उनका नाम क्या था जिन्होंने इनके शिलालेखों की खोज की? उनका नाम था पादरेटी फैनथेलर, यानी कि पादरेटी फैनथेलर जो थे, इन्होंने क्या है शिलालेख की खोज की थी अशोक के। उसके बाद दोस्तों इसमें जो अगला पॉइंट है शिलालेखों की संख्या, यानी कि शिलालेखों की संख्या कितनी थी?
जो अशोक के शिलालेख थे उनकी संख्या थी 14। यानी कि दोस्तों ये भी काफी, जितने भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ यानी कि पॉइंट बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं दोस्तों। तो जो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। यानी कि शिलालेखों की संख्या कितनी? 14 संख्या थी इनकी। और इनके जो शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता हासिल करी थी वो किन्होंने की थी दोस्तों? वो की थी 1837 में जेम्स प्रिसेप, यानी कि जेम्स प्रिसेप नाम था उनका। उन्होंने क्या है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों ये उनके शिलालेखों से संबंधित पॉइंट हो गए। उसके बाद हम अन्य पॉइंट ये देख लेते हैं दोस्तों, जो अशोक के स्तंभ लेख थे, यानी कि जो स्तंभ लेख मैंने आपको बता दिया, जो बड़े बड़े स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर होते हैं, शिला होती है, उन पे जो लेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहा जाता है। और उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 7। उसके बाद दोस्तों जो स्तंभ लेख है उनकी जो लिपि है, यानी कि लिपि यानी कि किस लिपि से वो लिखे गए हैं, उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। यानी कि जितने भी जो स्तंभ लेख हैं, सातों के साथ जो अभिलेख हैं, उनकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद दोस्तों मैं जो इसके स्तंभ लेख हैं उनके बता देता हूँ कौन कौन से स्तंभ लेख हैं। एक दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी यूपी, यानी कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य में जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है प्रयाग स्तंभ लेख। इसको क्या है दोस्तों, अब इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ जिससे क्या आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस अभिलेख को दोस्तों क्या है, अकबर ने क्या है, अकबर ने अपने शासनकाल में क्या है, इलाहाबाद में स्थापित किया। यानी कि ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से लेकर कहाँ पर स्थापित कर दिया? इलाहाबाद में। यानी कि इलाहाबाद भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में ही है, तो इन्होंने यहाँ पर अकबर ने स्थापित किया। उसके बाद दूसरा अभिलेख था दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा अभिलेख था दोस्तों, इसको क्या है? फिरोज शाह ने, जो दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह थे, फिरोज शाह ने क्या करा था दोस्तों? टोपरा से दिल्ली, यानी कि टोपरा से कहाँ पे ले गए? दिल्ली ले गए। उसके बाद दोस्तों एक तीसरा जो अभिलेख था दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ अभिलेख स्तंभ अभिलेख था, इसको भी क्या है? फिरोज शाह दिल्ली ले गया दोस्तों। मेरठ से क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य में जगह है, वहां से उठाकर कहाँ पे ले गया? दिल्ली में ले गया दोस्तों। उसके बाद वहां पे स्थापित किया इन्होंने, यहाँ से ले जाके। उसके बाद दोस्तों रामपुरवा, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, ये तीनों जो स्तंभ लेख हैं ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? चंपारण बिहार, यानी कि बिहार राज्य से प्राप्त हुए हैं। बिहार राज्य में चंपारण एक जगह है, वहां से प्राप्त हुए हैं। कौन से? रामपुरवा, लौरिया, अरेराज और लौरिया, नंदनगढ़, ये स्तंभ लेखों के नाम है दोस्तों। काफी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए? चंपारण बिहार से। इन पे दोस्तों जो स्तंभ लेख थे ये वाले, इन पे क्या है? मोर चित्र अंकित था, यानी कि जो स्तंभ अभिलेख थे इन पे क्या है? मोर का चित्र अंकित था। उसके बाद दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख, एक अभिलेख था कौशाम्बी अभिलेख, उसको क्या है दोस्तों? रानी का अभिलेख, उसका अन्य नाम से क्या है? रानी का अभिलेख नाम से भी जानते थे हम उसको। उसके बाद दोस्तों अशोक के अधिकांश जो भी अभिलेख हैं वो क्या है? ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि जितने भी जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए अशोक के, लगभग क्या है? भारत से तो प्राप्त हुए हैं, यानी कि जितने भी जो अभिलेख हैं भारत से प्राप्त हुए हैं, उनकी जो लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों एक है कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से। यानी अफगानिस्तान कहाँ है दोस्तों? ये हमारा, जैसे मान लो ये यहाँ तक हमारा क्या है? ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ये हिस्सा हमारा पाकिस्तान हो गया, और ये जो हिस्सा है अफगानिस्तान का है। तो ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है कंधार अभिलेख। इसकी जो अभिलेख की भाषा क्या है? भाषा है ग्रीक और अरमाइक, यानी कि ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया है इस अभिलेख को लिखने के लिए। वो अभिलेख किनका है? इनका है, अशोक का। उसके बाद दोस्तों मौर्य काल में चांदी की मुद्रा, यानी कि मौर्य काल में क्या है? चांदी की मुद्रा चलती थी, जिसपे क्या है? मोर, पर्वत और अद्र चांद, यानी कि चांद का चित्र अंकित होता था दोस्तों। तो दोस्तों अशोक से संबंधित 2-4 पॉइंट और रह गए, उन्हें और हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या पॉइंट देख लेते हैं। अशोक से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो और रह गए थे वो और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अशोक ने जितने भी जो अभिलेख लिखे थे, जो शिलालेख लिखे थे, उनकी जो लिपि थी उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो अफगानिस्तान, यानी कि जो अफगानिस्तान में जितने भी जो शिलालेख पाए गए हैं उनकी जो लिपि क्या थी दोस्तों? ग्रीक और अरमाइक, यानी कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था उन अभिलेखों में। उसके पश्चात पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। उनकी जो लिपि क्या थी? खरोष्टी लिपि थी। जबकि जो भारत के अंदर, यानी कि जो भारत के किसी भी राज्य में, पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई भी अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक का,
तो उनकी जो लिपि क्या थी, वो ब्राह्मी लिपि, यानी कि ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत वो हमें उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो इनका प्रशासन था, यानी कि अशोक का जो विशाल साम्राज्य था, उनका प्रशासन था वो किस तरीके से विभाजित था दोस्तों। तो इनके जो प्रशासन में दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ये ग्रुप थे। इन्हीं के ग्रुप का पूरा प्रशासन चलता था पूरे साम्राज्य में। वो कौन कौन से दोस्तों, जो प्रथम वो थे, प्रथम क्या होते थे, राजा, यानी कि राजा कौन थे, यानी कि कोई भी शासक था, जो राज्य होता था वो प्रधान होता था, यानी कि राजा हो गया। उसके बाद जो अला जो आता था वो कौन था, युवराज। उसके बाद युवराज के बाद आता था प्रांतपति। जो प्रांतपति होता था वो कौन था, तो वो होता था दोस्तों राज्य का मालिक, यानी कि जो राज्य का मालिक आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो गया तो वो राज्य का मालिक हो गया, उसे उस समय क्या कहते थे, प्रांतपति कहा जाता था। उसके बाद प्रांतपति के बाद विशपति। विशपति कौन होता है दोस्तों, यानी कि जिले का मालिक। जैसे कि आप किसी आईएएस अधिकारी को कह सकते हो कि वो एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, तो यानी कि उसको क्या कहते हैं हम, विशपति, यानी कि जिले का मालिक हो गया। उसके बाद गोप, विशपति के बाद गोप। गोप कौन होता था दोस्तों, उस समय 10 गांवों का मालिक, यानी कि 10 गांव जो होते थे उनको जो नियंत्रण में रखता था उसको क्या कहते थे, गोप कहते थे। 10 गांवों का मालिक को क्या कहता था, गोप कहा जाता था। उसके जो बाद अंतिम जो आता था वो आता था ग्रामिक। ग्रामिक कौन होता था, गांव का मुखिया, यानी कि जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या कहते थे, उस समय ग्रामिक कहा जाता था दोस्तों। तो यही 6 इनके वो थे। इन्हीं के आधार पर क्या है, इनका पूरा साम्राज्य चलता था। पहला कौन था, राजा। उसके बाद युवराज। प्रांतपति होता था राज्य का मालिक। विशपति होता था जिले का मालिक। गोप होता था 10 गांवों का मालिक। उसके बाद ग्रामिक होता था, यानी कि गांव का मुखिया। तो इसी के अनुसार क्या है, इनका पूरा साम्राज्य का शासनकाल चलाया जाता था उस समय में दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं आपको अशोक का शासनकाल बता देता हूँ, यानी कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य का विस्तार था। तो दोस्तों इसमें 5 राज्यों में इनका शासन बताते हैं। तो वो कौन कौन से थे दोस्तों, उत्तरापद। उत्तरापद कहाँ पर दोस्तों, तक्षशिला पाकिस्तान, यानी कि उत्तरापद दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है। यहाँ पर क्या तक्षशिला थी, यानी कि ये जो हो गया, यहाँ पर भी किसका शासनकाल था, यहाँ पर भी उत्तरापद में था अशोक का शासनकाल। उसके बाद दक्षिणापद। दक्षिणापद कहाँ पर है दोस्तों, स्वर्णगिरी महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है, यानी कि स्वर्णगिरी महाराष्ट्र यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो शासनकाल आ गया, ये किसका आ गया, ये भी अशोक का आ गया। यानी कि दूसरा, यानी कि 5 राज्यों में शासनकाल बटा हुआ था अशोक का। पहला उत्तरापद आ गया, ये क्या होगा, तक्षशिला। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, तक्षशिला। ये कहां पर है दोस्तों, पाकिस्तान में। उसके पश्चात ये हो गया हमारा स्वर्णगिरी महाराष्ट्र, दक्षिणापद। मैंने यहाँ लिखा हुआ वैसे, स्वर्णगिरी महाराष्ट्र दक्षिणापद हो गया। उसके बाद दोस्तों अवंती उज्जैन, ये कहां पर था दोस्तों, मध्य प्रदेश में। यानी कि यहाँ पर क्या हमारा मध्य प्रदेश राज्य आता है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया हमारा अवंती, मध्य प्रदेश, यानी कि उज्जैन में। यहाँ पर भी किसका, अशोक का शासनकाल था। उसके बाद प्राची पाटलिपुत्र बिहार में, यानी कि बिहार कहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बिहार आ गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा लगभग क्या है, संपूर्ण मगध साम्राज्य का विस्तार था कहाँ पर, बिहार राज्य में ही। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा आ गया प्राची पाटलिपुत्र बिहार राज्य में, ये हो गया हमारा बिहार। उसके बाद अंतिम जो था वो क्या था, कलिंग उड़ीसा राजधानी, यानी कि यहाँ पर क्या दोस्तों, हमारा उड़ीसा राज्य आ गया। तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। यहाँ पर क्या कलिंग साम्राज्य था, कलिंग साम्राज्य, उसकी राजधानी क्या थी, तोसली। यानी कि इन 5 राज्यों में क्या, 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहां पर क्या है, तक्षशिला पाकिस्तान, स्वर्णगिरी महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा कलिंग साम्राज्य राजधानी तोसली, उसके बाद हो गया हमारा बिहार, यहाँ पर क्या है, बिहार राज्य में यहाँ पर था हमारा। उसके बाद दोस्तों ये जो 5 राज्य थे, इन्हीं में क्या पूरा जो अशोक था उसका साम्राज्य का विस्तार था। उसमें दोस्तों अब सबसे छोटा, अब थोड़ा सा इनके अभिलेख देख लेते हैं कि कुछ अभिलेख और रह गए थे। सबसे छोटा जो अभिलेख था वो कौन सा था, रूमीदेई, यानी कि सबसे छोटा अभिलेख था रूमीदेई। और सबसे बड़ा अभिलेख मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था, वो कौन सा था, भ्रभु राजस्थान, जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, भ्रभु राजस्थान। सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख था भ्रभु राजस्थान, और सबसे छोटा क्या था, रूमीदेई अभिलेख। उसके बाद दोस्तों अशोक ने लगभग क्या दोस्तों 84,000 यानी कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ पर क्या किसी भी वीर पुरुष की या कोई भी अनुयायी हो गया, किसी धर्म का कोई उपदेश उपासक हो गया,
तो उनकी जो अस्थियां होती थी, उनकी हड्डियां होती थी, उनको रखा जाता था। स्तूप क्या होता है, हड्डियां रखने का स्थान होता है। तो लगभग क्या है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। तो दोस्तों सम्राट अशोक से संबंधित यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जितने भी थे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।